Hello students, today we are starting our history chapter first. Its title is Tracing Changes Through a Thousand Years. इस चैप्टर में हम 1000 सालों में जो भी चेंजेस आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। हम 750 CE से 1750 CE के बीच में जो भी चेंजेस आए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने इंसान ने अपना डेवलपमेंट कैसे किया, शुरू में वो कहाँ रहता था, क्या खाता था, कैसे उसने धीरे धीरे ग्रुप बनाए और फिर उसके बाद विलेज बनाए, इन सब के बारे में अपनों ने पढ़ा था। उनको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग चैप्टर के थ्रू हमने डिस्क्राइब किया था। इस चैप्टर में हम लोगों में क्या चेंजेस आए, उनके जो रिसोर्सेज या सोर्सेज थे उनमें क्या चेंजेस आए, कैसे नए सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स बने, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम अपनी बुक के जो भी चैप्टर हैं उनके मेन पॉइंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इंडिया का मैप दिया गया है स्टार्टिंग में, जो कि 1154 सेंचुरी में एक अरब जियोग्राफर अल इदरसी ने का बनाया हुआ है, जो कि आज के मैप से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। साथ में यह मैप उल्टा भी बनाया हुआ है। इसके बाद 1720 में इंडिया का एक और मैप फ्रेंच कार्टोग्राफर के द्वारा बनाया गया था, जो कि पहले वाले मैप से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट था। इस मैप में एरियाज़ को काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन उसमें प्लेस के नाम को अरेबिक लैंग्वेज में शो किया गया है। इन दोनों मैप में डिफरेंस है, क्योंकि जब ये मैप बने थे उस टाइम में पूरी इन्फॉर्मेशन भी उनके पास नहीं थी और ना ही उनको अपने एरियाज़ के बारे में पूरी जानकारी थी। मैप बनाने का जो तरीका या स्किल थी वो भी इतनी डेवलप नहीं थी। और जो मैप 2 है वो उसके 600 साल बाद बनाया गया है, जिस वजह से इसमें एरियाज़ को काफ़ी क्लैरिफाई किया गया है, क्योंकि इस टाइम में लोग एक दूसरी जगह पे मूव करने लग गए थे, उन्हें अपने एरियाज़ के बारे में पता था और मैप स्किल भी काफ़ी डेवलप हो गई थी और लोगों को अपने रीजन और आसपास के रीजन के बारे में पूरी जानकारी भी हो गई थी। और मैप सेकंड का यूज़ यूरोपियन सेलर द्वारा किया जाता था जब वो इंडिया में आते थे। इसमें एक वर्ड आया है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है, जिसका मतलब होता है कि जो पर्सन मैप बनाता है उसे क्या कहते हैं, कार्टोग्राफर। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का क्या मीन होता है कि किसी पर्टिकुलर चीज़, प्लेस, थिंग या एक्टिविटी के लिए जो कोई पर्टिकुलर कोई प्रोफेशनल वर्ड का यूज़ किया जाता है उसको ही टर्मिनोलॉजी कहते हैं। इसमें जो नए समय में और पुराने समय में जो टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाता था उनमें क्या चेंजेस आए हैं। जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे जो भी इंफॉर्मेशन है उनका कॉन्टेक्स्ट भी बदलता जाता है, या तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं या वो कहीं लुप्त हो जाती है। और लैंग्वेज में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ नए वर्ड्स ऐड हो जाते हैं और कुछ पुराने वर्ड्स रिमूव भी हो जाते हैं। जो हिस्टोरी के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उनकी लैंग्वेज में भी काफ़ी वैरायटी होती है और इस बीच लैंग्वेज में भी काफ़ी चेंजेस भी आ जाते हैं। उनकी ग्रामर, वोकैबुलरी और वर्ड्स में भी चेंजेस हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, जैसे अपनी कंट्री का नाम हिंदुस्तान, उसे हम आज इंडिया कहते हैं। हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ 13th सेंचुरी में मिनाज सिराज, जिन्होंने पर्शियन लैंग्वेज क्रॉनिकल लिखा था, जिसमें हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच की रीजन के लिए किया गया था। पॉलिटिकल साइंस में इसका यूज़ किया जाता था। जो दिल्ली सल्तनत के अंडर में जो भी रीजन थे उनके लिए हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ किया जाता था। साउथ इंडिया के लिए हिंदुस्तान वर्ड यूज़ नहीं होता था। बाबर ने हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ जियोग्राफी बताने के लिए, इसके कल्चर, फोना को शो करने के लिए किया था। इसके अलावा 14th सेंचुरी में अमीर खुसरो ने हिंद वर्ड का यूज़ किया था। हिंद एंड हिंदुस्तान वर्ड का यूज़ जियोग्राफिकल सेंस में यूज़ किया जाता था, ना कि पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग के लिए। इसीलिए इन वर्ड्स का मीन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। ये भी हो सकता है कि 1000 साल पहले किसी वर्ड का
यूज़ किसी और मीन के लिए हो रहा हो, लेकिन एट प्रेजेंट उसका मीन में चेंजेस आ गए हो। फॉर एग्जांपल फॉरेनर वर्ड है, इसका मीन आज है कि जो पर्सन इंडिया का रहने वाला नहीं है या बाहर का है तो उसे फॉरेनर कहेंगे। लेकिन मिडेवल पीरियड में फॉरेनर वर्ड का यूज़ किसी पर्टिकुलर विलेज का पर्सन नहीं होने से लिया जाता था, और दूसरे विलेज से अगर वो बिलोंग करता था और उनकी सोसाइटी और कल्चर का हिस्सा नहीं था तो उसके लिए फॉरेनर वर्ड का यूज़ किया जाता था। तो उस समय इस वर्ड का यूज़ आज के टाइम से कुछ अलग था। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरियन एंड देयर सोर्सेज। जो हिस्टोरियन होते हैं वो अलग अलग पीरियड की स्टडी के लिए डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज पर डिपेंड होते हैं। जैसे अगर वो 17वीं सेंचुरी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो उनके सोर्सेज भी अलग होंगे, और 14th या 17th सेंचुरी की इंफॉर्मेशन के लिए उनके रिसोर्सेज भी अलग होंगे। इनसे रिलेटेड बुक, मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शन हमें आसानी से मिल जाते हैं, और हम किस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं वो भी इनसे रिलेटेड हमें स्टडी करने पर पता लग जाता है। अलग अलग पीरियड के लिए अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, और इन्हीं से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन उन सोर्सेज में मिलती है, और जिससे हमें उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में हमें पता चलता है। हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए आज भी ऑलमोस्ट वही रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है। हमने नोटिस किया है कि हिस्टोरियन जिन रिसोर्सेज से किसी पीरियड के बारे में स्टडी कर रहे थे उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन उन्हें कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्किटेक्चर्स एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड से मिलती है, लेकिन इस पीरियड में टेक्सचुअल रिकॉर्ड काफ़ी चेंज हो गए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। इसमें हम स्टडी करेंगे कि 1000 ईयर्स में कौन कौन से नए पॉलिटिकल ग्रुप्स आए और उनमें क्या चेंजेस हुए। हिस्टोरियंस को इन 1000 ईयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि इस टाइम में जो भी चेंजेस हुए वो बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि इस टाइम में काफ़ी इन्वेंशन हो चुके थे। उन्होंने अलग अलग टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली थी, लोगों का रहन सहन सब कुछ काफ़ी चेंज हो गया था। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो जो पर्शियन व्हील है, जिसमें रहट भी कहते हैं, जिसका यूज़ कुएं से पानी निकालने के लिए किया जाता है, उसका इन्वेंशन हो गया था। इरिगेशन में इसका यूज़ होने लग गया था। वीविंग के लिए स्पिनिंग व्हील का यूज़ और फायर आर्म्स का कॉम्बैट में यूज़ किया जाने लगा था। इसके अलावा अगर हम खान पान की बात करें तो इंडिया में काफ़ी नए फूड्स आ गए थे, जैसे पोटैटोज़, चिली, टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा, जो पहले लोग इनका यूज़ नहीं करते थे। इस पीरियड में लोग ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते थे, लोग ग्रुप बनाकर नई नई अपॉर्चुनिटी को सर्च करते थे, और इसी कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ भी थी। इस पीरियड के राजपूत काफ़ी ज़्यादा फेमस थे। 8th एंड 14th सेंचुरी तक ये काफ़ी पावरफुल भी रहे थे। राजपूत से मतलब था जो युद्ध करते थे या खुद को एज ए योद्धा समझते थे और खुद को क्षत्रिय कास्ट के मानते थे। इसके अलावा जब हम दूसरे ग्रुप जैसे मराठा, सिख, जाट, अहोम्स एक्सेट्रा की बात करें तो हम देखेंगे कि अगर इन्हें जब अपॉर्चुनिटी मिली है तो इन्होंने खुद को काफ़ी अच्छा साबित किया है। इस टाइम पीरियड में एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया व फॉरेस्ट को काफ़ी साफ़ किया गया। जो लोग जंगलों में रहते थे वे एक सेटल लाइफ जीने लग गए थे और धीरे धीरे वे एक सोसाइटी का हिस्सा बन गए थे, और टैक्स देना इन्होंने शुरू कर दिया था। कैटल रियरिंग एक्सेट्रा भी काम शुरू हो गए थे, और धीरे धीरे इन्होंने ग्रुप बनाने शुरू कर दिए थे, और ये ग्रुप फिर कास्ट और सब कास्ट के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गए थे। वे उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करते थे और जाति ही कुछ रूल रेगुलेशन को बनाते थे, और वे उसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करते थे और जाति ही कुछ रूल रेगुलेशन को बनाते थे, और इन्हीं जाति के अन्य लोगों को उन्हें फॉलो भी करना होता था, और ये रूल्स जाति के जो बड़े लोग हैं वो बनाते थे और वे ही उन्हें लागू करवाते थे, और इसे जाति पंचायत कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है रीजन एंड एम्पायर। इस टॉपिक में हम जो 1000 ईयर्स में अलग अलग एम्पायर बने और छोटे छोटे रीजन या राज्य भी बने उनके बारे में स्टडी करेंगे, जबकि चोलास, तुगलक एंड मुगलक के बारे में हम आगे अलग अलग चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे। इसमें आगे एक प्रशस्ति के बारे में बताया गया है जो कि
गियासुद्दीन बलबल के द्वारा काफ़ी डिटेल में था कि उसका एम्पायर बंगाल से लेकर अफ़गानिस्तान के कुछ हिस्सों तक शामिल था। इंडिया के कुछ शासकों में केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्रा और गुजरात एक्सेट्रा ने इनके आगे घुटने टेक दिए थे और उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। नेक्स्ट है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। इसमें बताया है कि जो 1000 ईयर्स में हमारा डेवलपमेंट उसमें रिलीजन का भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है। इस 1000 ईयर के टाइम पीरियड में रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। रिलीजन एक कलेक्टिव चीज़ है, उसमें सोसाइटी आती है, लोग मिलकर भगवान की पूजा करते हैं। ये लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने का भी काम करता है। रिलीजन कई बार सोसाइटी को बनाता है क्योंकि सेम रिलीजन के लोग मोस्टली साथ साथ या आसपास रहना पसंद करते हैं। इस पीरियड में हिंदुइज्म में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। ये पीरियड काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि कई नई डाइटीज़ की वर्शिप स्टार्ट हुई थी। टेम्पल का कंस्ट्रक्शन राजाओं द्वारा किया जाने लगा। ब्राह्मणों की इम्पोर्टेंस काफ़ी हो गई थी। जो ब्राह्मण की नॉलेज थी संस्कृत के लिए, इस वजह से उन्हें सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट मिलने लगी थी। एक जो मेजर डेवलपमेंट था इस समय का वो था कि आइडिया ऑफ भक्ति काफ़ी प्रचलन में आया था। मतलब इसमें जो पहले पूजा करते थे या अगर माने कि कई लोग जैसे अपनी पूजा का अलग तरीका अपनाते थे, तो इस टाइम में कुछ चेंजेस हुए थे। वो किसी बाहरी दिखावे को सपोर्ट नहीं करते थे वे भगवान की भक्ति करने के लिए, बल्कि वो था कि वो किसी बाहरी दिखावे को सपोर्ट नहीं करते थे। अपनी भगवान की भक्ति करने के लिए वो दिखावा पसंद नहीं करते थे, बल्कि मन में भगवान को याद करते थे और उसको पूजते थे। कई नए रिलीजन भी इस टाइम में आए जैसे मुस्लिम, और उनकी जो वर्शिप का तरीका है वो भी काफ़ी प्रचलित हुआ और उनके जो धार्मिक ग्रंथ थे उनको भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिली थी। नेक्स्ट है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। टाइम हमें यह बताता है कि सोसाइटी में सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे चेंजेस हुए हैं, आइडिया में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या लोगों के बिलीव्स हैं वो कैसे बदल रहे हैं। अगर हम हिस्ट्री को पार्ट्स में या टाइम के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दे तो उसकी स्टडी करने में भी आसानी हो जाती है। जैसे एंशिएंट पीरियड, मिडाइवल पीरियड, मॉडर्न पीरियड। 19वीं सेंचुरी के मिडिल में ब्रिटिश के हिस्टोरियंस ने इस पीरियड में हिंदुइज्म में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। ये पीरियड काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि कई नई डाइटीज़ की वर्शिप स्टार्ट हुई थी। टेम्पल का कंस्ट्रक्शन राजाओं द्वारा किया जाने लगा। ब्राह्मणों की इम्पोर्टेंस काफ़ी हो गई थी। जो ब्राह्मण की नॉलेज थी संस्कृत के लिए, इस वजह से उन्हें सोसाइटी में काफ़ी रिस्पेक्ट मिलने लगी थी।